आपने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें तो बताएं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फ्लाइट सेफ्टी फीचर्स जो आपको शायद ना पता हो। सबसे पहले ये फोटो देखो और आप मुझे बताओ कि क्या आपने कभी विंडो सीट पे बैठे हुए ये नीचे छोटा सा होल देखा है? वो क्यों होता है? वो इसलिए नहीं होता कि बहुत एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगेगा एक छोटा सा होल बना देते हैं। उसके पीछे एक रीजन है, इट इज देयर फॉर आवर सेफ्टी। फ्लाइट के अंदर का एयर प्रेशर और बाहर का एयर प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है। फ्लाइट के अंदर एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पे एयर प्रेशर को सेट किया जाता है ताकि हम लोग सांस ले सके आराम से, लेकिन उस एयर प्रेशर को रिलीज करने के लिए हमें कोई रास्ता तो चाहिए ही। इसीलिए विंडो पे आपको वो छोटी सी होल दिखती है। ये टाइनी होल्स को कहते हैं ब्लीड होल्स। अब आप ये सोचोगे कि एक विंडो, एक ग्लास कैसे एयर प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन कर पाता है? आप सही सोच रहे हो। तो एयरप्लेन के जो विंडोज होते हैं दे आर मेड ऑफ 3 प्लेक्सी ग्लासेस। ये दोनों एयर प्रेशर को अंदर और बाहर के मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 3 लेयर ऑफ ग्लासेस होती हैं एंड एयर प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो छोटा सा होल है विच इज कॉल्ड ब्लीड होल। फ्लाइट जब लैंड होती है या टेक ऑफ होती है तो वो कानों में अजीब सा दर्द क्या होता है, और ऐसा क्यों होता है कि हम स्वॉलो करते हैं या यॉन करते हैं तो एक पॉपिंग साउंड आता है कान में से, एंड व्हाट टू डू इफ इट गेट्स बैड? इस पर मैंने करी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग और थोड़ी सी ओवर रिसर्च बाय टॉकिंग टू डॉक्टर्स फॉर यू। बिफोर आई गो अहेड, फ्लाइट्स का वीडियो है एंड द लवलीस्ट ब्रांड गो आई वीवो हैज सम स्पेशल डिस्काउंट ऑफर फॉर यू। मोर ऑन दैट लेटर इन दिस वीडियो। लाइफ की सारी प्रॉब्लम है प्रेशर, वो प्रेशर नहीं, एयर प्रेशर। नाउ एयरलाइंस हैव बिकम रियली गुड एट मेंटेनिंग केबिन प्रेशर, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ना प्रेशर ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। लाइक वी आर गोइंग थाउजेंड्स ऑफ फीट इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, सो अ लॉट ऑफ प्रेशर चेंज हैपन्स इन वेरी फ्यू सेकेंड्स। हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर सडनली कम हो जाता है, नीचे आते हैं तो सडनली बढ़ जाता है। अब ये है हमारे कान और ये भी है हमारे कान। नाउ डायग्राम से समझते हैं इनमें क्या हो रहा है इस प्रेशर चेंज की वजह से। सो दिस इज द आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। बिटवीन आउटर ईयर और मिडिल ईयर है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे मोर कॉमनली हम जानते हैं ईयर ड्रम के नाम से। अब प्रेशर जब बाहर कम होता है और अंदर ज़्यादा होता है तो ये ईयर ड्रम बाहर निकलने की कोशिश करता है एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स अस द पेन। अब सोल्यूशन हमारी बॉडी के पास है। इस मिडिल ईयर में एक टिम्पैनिक कैविटी है जो एयर फिल्ड कैविटी है और यहाँ से निकलती है एक ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब। ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि ये जाती है हमारी नोज़ के पीछे। नाउ इट्स नॉट यूजफुल क्योंकि वो नोज़ से कनेक्टेड है, इट्स यूजफुल क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब का काम ही यही है कि वो एयर प्रेशर मेंटेन रखे बिटवीन द मिडिल ईयर एंड द आउटर ईयर। सो वी हैव द यूस्टेशियन ट्यूब। पर इसे काम पे और कैसे लगाया जाए कि प्रेशर मेंटेन रहे और हमारा ईयर ड्रम स्टेबल रहे, इसका सोल्यूशन जानते हैं सीधा डॉक्टर से। You should keep moving your jaw muscles as if you are swallowing something or you are chewing something. So you can use a chewing gum or you can use a toffee and keep on moving your jaw muscles. It makes the eustachian tube opening wider, so the pressure within the middle ear and outside gets equalized, and sometimes you feel a noise sensation also because when this pressure equalizes. ठीक है, सोल्यूशन च्युइंगम चबाना था और हम कान ही रब करते रह जाते हैं। So there is no point in rubbing your ear. You feel like rubbing it, but the solution is you should move your jaw muscles, or start talking to your neighbor. अब हम एडल्ट्स कॉन्शियसली गटक के या च्युइंगम चबा के इस ईयर पेन से रिलीफ पा सकते हैं। बट फॉर बेबीज एंड किड्स इट इज़ जनरली अ गुड एडवाइस टू कीप देम अवेक, टू गिव देम समथिंग कि वो च्यू करते रहें या स्वॉलो करते रहें, तो उनको भी इससे थोड़ी रिलीफ मिलेगी। बट आपने कभी कफ एंड कोल्ड के बीच में फ्लाइट ली है तो यू वुड नो कि ये ईयर पेन और भी वर्स हो जाता है उस समय। व्हाई डज दैट हैपन? ये है दुनिया का सबसे पहला अटेम्प्ट एक एरोप्लेन बनाने का। ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा कि इसकी इंस्पिरेशन एक बर्ड से ली गई थी। ऑब्वियस है, बट ये इस डिजाइन की सबसे इंटरेस्टिंग बात नहीं है। इसमें एक और खूबी है। आपको 3 सेकंड देता हूं, देखते हैं आप इसमें वो खूबी पता लगा पाते हैं नहीं। लीजिए, 1 2 3, टाइम अप। क्या आपको समझ में आया? आप देखेंगे कि कहीं भी इस पूरे डिजाइन में कोई भी एरोप्लेन या एयरप्लेन जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया। वो क्यों? क्योंकि सर जॉर्ज केली, जिनका ये डिजाइन था अर्ली 1800s का, राइट ब्रदर्स से लगभग 100 साल पहले, इसको एरोप्लेन या फ्लाइंग मशीन नहीं बोलते थे, वो बोलते थे इसको गवर्नेबल पैराशूट। इनका आइडिया बहुत ही सिंपल था। पैराशूट हेल्प्स यू डिसेंड फ्रॉम अ हाइट स्लोली। सो व्हाट इफ
आप उस पैराशूट को कंट्रोल या गवर्न कर पाओ टू रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, ऑल्सो टू गो मे बी अप एंड डाउन। ये था उनका आइडिया, बहुत सिंपल था। तो इस आइडिया को परस्यू करते हुए उनको एक बात तो समझ में आ गई कि उनके इस डिजाइन को बहुत लाइट वेट होना पड़ेगा टू मेक एनी सेंस। सो इस मशीन को लाइट वेट बनाने के चक्कर में इन्होंने एक दूसरी इन्वेंशन कर दी। समझाता हूं। व्हील्स ऐसे होते हैं ना, गलत। आप किसी साइकिल में या किसी स्पोक व्हील को देखना तो समझ में आएगा कि व्हील्स ऐसे होते हैं, बट व्हील्स ऐसे होते थे। ये व्हील काम कैसे करता है समझाता हूं। सपोज ये एम्प्टी व्हील है, ये उसका रिम है जिसके ऊपर टायर लगेगा रबड़ का, और ये उसका हब है जिससे स्पोक लगेंगे। तो सारा वेट इस हब के ऊपर आता है नीचे, और सारा गेम है इस हब को स्टेबल रखने का। तो आइडिया बड़ा सिंपल है कि इसके नीचे एक ऐसे स्पोक लगा दो ताकि जब हब के ऊपर वेट आए तो ये स्पोक उसको सपोर्ट कर ले। ये वेट सपोर्ट करने के लिए इस स्पोक को काफ़ी हैवी वेट होना पड़ता है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है हल्का सा कंप्रेस होके। अगर कमज़ोर होगा तो ये टूट जाएगा, इसीलिए इन स्पोक्स को बोलते हैं कंप्रेशन स्पोक्स। अगर ऐसे ही स्पोक्स हमने चारों तरफ लगा दिए तो आपका बन जाता है कंप्रेशन स्पोक व्हील। बट क्योंकि ये हैवी वेट है तो ये वाला व्हील सर जॉर्ज केली की मशीन को काफ़ी हैवी कर रहा था, तो उनका आइडिया ये था। तो सर जॉर्ज केली ने लिया फिर से एक ऐसा एम्प्टी व्हील, ये अगेन रिम है उसकी, ये हब है, और सारा गेम हब को स्टेबल रखने का है ना। तो उन्होंने यहाँ पे स्पोक नहीं लगाया कि इसके ऊपर कंप्रेस करे, उन्होंने लिए हल्के फुल्के लाइट वेट वायर्स और ऐसे हब को रिम से ऐसे लटका दिया। तो अब देखिए ये भी स्पोक है, पर इस बार स्पोक कंप्रेस नहीं हो रहा है, ये खिंच रहा है। तो जब भी ये इसको वेट नीचे डालता है ये खिंचता है, हमेशा टेंशन में रहता है, इसीलिए इन स्पोक्स को बोलते हैं टेंसाइल स्पोक्स। और अगर ऐसे ही स्पोक्स अगर मैं चारों तरफ लगा दूंगा तो आपका ये वाला व्हील बन जाता है जिसको हम आजकल देखते हैं। समझने के लिए अगर आपको पेंटिंग टांगनी है दीवार के ऊपर, या तो उसको प्लेटफॉर्म ऐसे बना के उसके ऊपर रख सकते हैं या उसको धागे से टांग सकते हैं। आप धागे के ऊपर रख नहीं सकते हैं उस पेंटिंग को धागा झूल जाएगा, बट उस हल्के फुल्के धागे से सेम भारी पेंटिंग को टांग सकते हैं और वो काम कर जाएगा। और यही प्रिंसिपल उन्होंने लगाया व्हील्स के लिए। ऐसे सर जॉर्ज केली एरोप्लेन बनाने में तो फेल हो गए, बट ही डिड literally and successfully reinvent the wheel. दूसरा फीचर सुनोगे ना तो थोड़ा सा माइंड ब्लो होगा आपका, क्योंकि मेरा तो हुआ था। सो हमें क्या बोला जाता है कि अगर फ्लाइट एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पे चली गई जहाँ पे डीप्रेशराइजेशन होने लगा, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो आपके सीट के ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क है वो गिरेगा, आपको वो पहनना है। पर वो ऑक्सीजन मास्क नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि आपकी सीट के ऊपर ऑक्सीजन का टैंक है, वो भरा हुआ है और आपको ऑक्सीजन मिलता रहेगा? नो। तो हमारी सीट के ऊपर ऑक्सीजन नहीं बल्कि 3 तरीके के केमिकल्स हैं, जो कि हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम क्लोरेट, बैरियम पेरोक्साइड एंड पोटेशियम परक्लोरेट। तो जैसे ही आप मास्क को पुल करते हैं तो वो केमिकल्स जो है वो मिक्स होना शुरू होते हैं एंड उसके केमिकल रिएक्शन से आपको ऑक्सीजन मिलता है। एंड वो डिज़ाइन इस तरीके से हुआ है कि उसमें 10 से 15 मिनट तक का ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आप ये सोच के मत घबरा जाना कि सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अब बस ये सोचो कि पायलट को अपनी प्लेन जो है वो 10,000 या बिलो ऑल्टीट्यूड पे लेके आना है ताकि हम आराम से फिर सांस ले सकें। एयरप्लेन के सीट्स बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, ये हम सब बहुत बार क्रिप कर चुके हैं। पर आपको पता है कि वो बेचारे सीट्स जिनको आपको लग रहा है कि अनकंफर्टेबल है, वो हमारे लिए कितना सोच रहे हैं। अब वो कैसे? वो सीट्स जो होते हैं उनके पीछे बहुत ज़्यादा सोच विचार किया गया है, उसके पीछे बहुत मेहनत की गई है, उसको बनाया गया है फायर प्रूफ। तो अगर फ्लाइट में आग लगती है तो आपकी सीट पे नहीं फैलेगी। उसमें ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं, तो उसमें आग नहीं लग सकती। इनफैक्ट हर सीट को ऑयल बर्नर टेस्ट को पास करना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है, उसके बाद ही वो सीट अप्रूव होता है आपके प्लेन में आने के लिए। नेक्स्ट टाइम उस बेचारे सीट को अनकंफर्टेबल मत बोलना, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे है। मज़े आ रहे हैं ना? आगे भी बताती हूँ। अब कफ एंड कोल्ड में क्या हो रहा है? नाउ यू रिमेंबर द यूस्टेशियन ट्यूब, राइट? वो ट्यूब जो हमारे मिडिल और आउटर ईयर के एयर प्रेशर को मेंटेन रख रही है एंड इज कनेक्टेड टू द बैक ऑफ आवर नोज। नाउ जब हमें कफ एंड कोल्ड होता है ना, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब एक्चुअली इन्फ्लेम्ड हो जाती है एंड ब्लॉक्ड हो जाती है। सो इट्स लाइक एक रिटायर्ड हर्ट प्लेयर से काम करवाना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली यूस्टेशियन ट्यूब की फंक्शनिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है और वो कान का प्रेशर मेंटेन करने का काम थोड़ा सा उसका धीरे हो जाता है। दैट इज़ वाई कफ एंड कोल्ड में योर ईयर पेन फील्स वर्स।
ऑल्सो एरोप्लेन्स में ना ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम होता है, लाइक इट इज़ कंपेरेबल टू एक डेजर्ट की लेवल की ह्यूमिडिटी। सो हमारी नेजल पैसेज और भी ड्राई और इरिटेटिंग हो जाती है, विच इज़ वाई कफ एंड कोल्ड में ट्रैवलिंग फील्स वर्स। सो वन गुड आइडिया हियर, क्योंकि नेजल पैसेज ड्राई हो रहा है, इज़ टू स्टे हाइड्रेटेड। फ्लाइट के प्रेशर चेंजेस आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू आवर बॉडी, बट देयर इज वन मोर बैड थिंग दैट फ्लाइट्स डू टू यू, दे गिव यू स्ट्रेस। आई मीन अगर कभी फ्लाइट कैंसिल करनी हो तो कितना स्ट्रेस होता है इन फिगरिंग आउट कि रिफंड कब आएगा, कितना आएगा, सपोर्ट को कॉल करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट गो आईबीबो रिलीव्स यू ऑफ दिस स्ट्रेस। इनके पास में एक बहुत कूल फीचर है कॉल्ड जीरो कैंसिलेशन फीचर, विच बेसिकली अगर आप ये फीचर सेलेक्ट करके फ्लाइट बुकिंग करोगे ना, और अगर आपको कैंसिल करनी हो तो आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाता है ऑन योर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट। It starts from just ₹99, but it saves you thousands of rupees and from a lot of stress. But hey, don't skip this part. You curious cat watching this can use code GOAPH to book your next return domestic flight on GoIBibo and you will get flat ₹1,000 off. And if you're new to GoIBibo, तब तो ₹1,500 off flat on your next booking. This offer is valid only till 31st May, so make that booking right now. Go. अब मतलब इस वीडियो के बाद make it. अब तक हमने देखा कि फ्लाइट के प्रेशर हमारे नोज और ईयर के साथ क्या कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग दे डू टू योर टीथ एज वेल। सर जॉर्ज केली के बाद हमारी कहानी के अगले हीरो हैं ओटो लिलियनथाल जी। ये देखिए, इन्होंने सर जॉर्ज केली के गवर्नेबल पैराशूट वाले डिजाइन को काफी इंप्रूव किया और उसको एक नया नाम दिया, ग्लाइडर। मच बेटर नेम इफ यू आस्क मी। ओटो लिलियनथाल इज अ जर्मन पायनियर ऑफ एविएशन और हम इनको जानते हैं एज फ्लाइंग मैन। वो ऐसा क्यों? क्योंकि ही सक्सेसफुली एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेडली डिड मल्टीपल फ्लाइट्स यूजिंग हिज ग्लाइडर। ही डिड ऑलमोस्ट 2000 फ्लाइट्स यूजिंग हिज ग्लाइडर स्टार्टिंग फ्रॉम 1891। ये रहे हमारे ओटो लिलियनथाल जी, एकदम अपने ग्लाइडर की पूरी ग्लोरी में, देखिए। बट अनफॉर्चुनेटली 5 साल के बाद इन 1896 हवा में उड़ते हुए इनका ये ग्लाइडर स्टॉल हो गया और लगभग 50 फीट की हाइट से नीचे गिर गया। ये कंट्रोल नहीं कर पाए, इनकी गर्दन टूट गई और अगले दिन इनकी डेथ हो गई। बट इन 5 सालों के अंदर 1891 से 1896 तक इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। वो ये कि जब भी इन्होंने एक फ्लाइट ली अपने ग्लाइडर से, इन्होंने हर उस डेटा को ना अच्छे से डॉक्यूमेंट किया कि भाई मैं कितनी हाइट से कूदा था, हवा कितनी ज़ोर से चल रही थी, किस डायरेक्शन में चल रही थी, मुझे कितनी तकलीफ हुई, मैंने कैसे कंट्रोल किया, उस कंट्रोल को करने पे क्या इफेक्ट हुआ मेरे ग्लाइडर पे, मेरे ग्लाइडर के पंख कितने बड़े थे, इतने बड़े पंख पे ये होता है, इतने छोटे पंख पे ये होता है। ये सब कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रख दिया, विच विल कम वेरी हैंडी टू आवर मेन हीरो ऑफ द स्टोरी, राइट ब्रदर्स। Crew has a restraint kit for passengers. क्या है ये, बताती हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एज पैसेंजर जितना अग्रेसिव हो सकता हूँ हो जाता हूँ, जितना उधम मचाना है मचा लेता हूँ, जितनी बदतमीजी करनी है कर लेता हूँ, कौन मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, वो उखाड़ सकते हैं। तो अगर कोई पैसेंजर बहुत एग्रेसिव हो रहा है और दिख रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उस टाइम पे क्रू जो है एज डिफेंस अपना रिस्ट्रेन किट यूज़ कर सकती है, जिसके अंदर होते हैं हैंडकफ्स। तो वो उस पैसेंजर को उसके सीट पे हैंडकफ के साथ बैठा देंगे जब तक कि वो लैंड नहीं करते, और लैंड करते ही वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर देते हैं। सो मेक श्योर कि अपनी फ्लाइट में अपना गुस्सा शांत रखें, लोगों को तंग ना करें और चुपचाप अपनी यात्रा को एंजॉय करें। फ्लाइट के अंदर स्मोकिंग मना है, लेकिन वॉशरूम के अंदर एस्ट्रे क्यों होता है? सोच रहे हो? मैंने सोचा था, मैं बताती हूँ क्यों होता है। According to Federal Aviation Administration, even though smoking is punishable offense, आपको बाथरूम के अंदर एक एस्ट्रे ज़रूर रखनी पड़ेगी उन नमूनों के लिए जिनको लगेगा कि हम चुपके से जाके वहाँ पे स्मोक करके आ जाते हैं। तो वो अपना स्मोक का बर्ड कहाँ पे गिराएंगे? डस्टबिन में। तो डस्टबिन में हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों जिससे आग लग सकती है और वो आग फैल सकती है। तो सेफ्टी पर्पज़ से वहाँ पे एस्ट्रे रखना ज़रूरी है कि कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो सोचेगा कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो ज़रूर स्मोक करेंगे, और वो वहाँ पे जाके आग लगा सकते हैं। इसलिए वहाँ पे एस्ट्रे रखना मैंडेटरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मोक कर सकते हैं। बेटा पकड़े गए ना तो बहुत तगड़ी फाइन है। तो प्लीज़ 1-2 घंटे या जितने भी घंटे की आपकी फ़्लाइट है उस टाइम पे आप स्मोक मत करिए, उतर के करिए, वैसे तो करिए ही मत, पर आपकी मर्जी। जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है तो प्रेशर बाहर का रिड्यूस हो रहा है और अंदर का ज़्यादा है।
एयर कम्स आउट, एंड जब लैंड हो रही है तब प्रेशर सडनली बढ़ रहा है और अंदर का प्रेशर कम है, तो एयर वांट्स टू कम इन। बिकॉज ऑफ ये रश ऑफ एयर, कभी कभी ना एयर कैन गेट ट्रैप्ड इनसाइड योर टीथ, अगर कोई खुली कैविटी हो या फिर टूथ डीके हो रहा हो जिससे ओपन सॉकेट्स हो गए हो। नाउ एयर गोइंग इनसाइड कैन कॉज अ लॉट ऑफ पेन। आई आस्क्ड माय डेंटिस्ट एंड ही आल्सो टोल्ड मी कि अगर आपको डेंटल एब्सेस हो या टूथ इन्फेक्शन हो तब भी फ्लाइट अवॉइड करने को कहते हैं। एंड सैडली अनलाइक हमारे कान का पेन, ये पेन कैन नॉट बी सॉल्व बाय च्युइंग गम। बट वेट, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, आई जस्ट वांट टू वार्न यू कि अगर आपकी कोई लंबी फ्लाइट हो, इट इज़ अ गुड आइडिया टू गेट अ डेंटल चेकअप डन एंड मेक श्योर आपकी कोई अनट्रीटेड डेंटल प्रॉब्लम ना हो। Wright brothers credit Otto Lilienthal as a major inspiration to pursue manned flight. But aeroplane invent करने से पहले Wright brothers had a bicycle repairing shop in Ohio, USA in 1982. तो जब साइकिल्स इन्वेंट हुई तो इन्होंने भी साइकिल खरीद ली। फिर उस साइकिल की कभी चेन उतर जाती थी, कभी घंटी खराब हो जाती थी, तो ये खुद अपनी फिक्स कर लेते थे। अब धीरे धीरे जब इनके फ्रेंड्स और फैमिली ने भी साइकिल खरीद ली और उनकी जब चेन उतरने लगी या घंटी खराब होने लगी या फिर हैंडल मिसअलाइन हो गया, तो इनके पास आते थे, भाई भाई हमारी भी ज़रा साइकिल ठीक कर दो। तब इनको आइडिया आया, क्यों ना हम साइकिल की दुकान ही खोल लें, कुछ पैसे भी बन जाएंगे। तो अब इतनी सही अपॉर्चुनिटी देखकर आसपास के लोगों ने भी साइकिल की दुकान खोल ली, कंपटीशन बढ़ गया। सो कंपटीशन से स्टैंड आउट करने के लिए उन्होंने सोचा एरोप्लेन बनाते हैं। तो फिर उन्होंने एरोप्लेन बना लिया, इन्होंने उड़ा दिया, हिस्ट्री बन गई, एंड ऑफ स्टोरी। ओके चलो टाटा बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके बाय। मजाक कर रहा हूँ। सो कंपटीशन से स्टैंड आउट करने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद की अपनी साइकिल बनाएं। 1896 में इन्होंने अपनी साइकिल का पहला मॉडल लॉन्च किया और काफ़ी सक्सेसफुल थी, एंड दे वर बैक इन बिजनेस। बट फिर एक दिन बैठे बैठाए दो भाई आपस में ये बात करते हैं, भाई जब हम एक साइकिल को लेफ्ट राइट बैलेंस कर सकते हैं तो हम एक फ्लाइंग मशीन को अप डाउन बैलेंस नहीं कर सकते क्या? क्या बात कही है भाई, बट हमें हवा में ऐसे अप डाउन बैलेंस सीखने के लिए शायद एरोडायनामिक्स समझना पड़ेगा। तो फिर दोनों भाइयों ने सर जॉर्ज केली की एरोडायनामिक्स के नोट्स और ओटो लिलियनथाल के डेटा को स्टडी करना शुरू कर दिया, और इन्होंने खुद भी एक चीज बनाई, विंड टर्बाइन, जिसके अंदर ये विंड की डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल कर सकते थे। और ये विंड टर्बाइन वाज द ब्रेक थ्रू। ये दोनों भाई समझ गए थे कि अगर इनको अपने एरोप्लेन के डिजाइन को इम्प्रूव करना है तो उनको चाहिए प्रेडिक्टेबल विंड कंडीशंस, ताकि ये सेम विंड कंडीशंस के अंदर अलग अलग डिजाइन ट्राई कर पाए। एंड माइंड यू दैट विंड टर्बाइन वाज द ब्रेक थ्रू, और उसकी मदद से धीरे धीरे इनका एरोप्लेन ऑलमोस्ट बन गया था। बट उसमें एक बहुत बड़ा मिसिंग पीस बचा था, वो है उसका इंजन। उनको चाहिए था एक ऐसा इंजन जो कम से कम 8 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करे, बट उसका वेट 81 किलो से ज़्यादा ना हो। तो उस ज़माने के उन्होंने हर ऑटोमोबाइल मेकर को फ़ोन किया, हेलो भाई साहब एक ऐसा इंजन बनवाना, बना देंगे क्या? तो सबने मना कर दिया, अरे हम ऐसे कस्टम इंजन नहीं बनाते यार, हमारी फैक्ट्री लगी हुई है, स्टैंडर्ड इंजन है, और जो इंजन हमारे पास है वो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत भारी है, हमारा गाड़ी में लगता है। अभी दोनों थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए, सब ने मना कर दिया। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे फॉरगॉटन हीरो की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इन द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन, बट द हिस्ट्री बुक्स हैव फॉरगॉटन अबाउट हिम, क्रिस टेलर। हु इज क्रिस टेलर? क्रिस टेलर राइट ब्रदर्स की बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर एक मशीनिस्ट हैं, तो इनको चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी आती हैं। तो दोनों भाई आकर चार्ली से पूछते हैं, यार एक ऐसा इंजन चाहिए, क्या हम ऐसा इंजन बना सकते हैं क्या? तो चार्ली ने बोला, व्हाई नॉट व्हाई नॉट व्हाई नॉट, एंड देन चार्ली डिलीवर्ड दिस इंजन। ध्यान से देखें तो इधर समझ में आएगा कि ये इंजन का मॉडल नंबर उसने दिया था 1903A, the year, and this was the majestic engine that Charlie Taylor made. This engine is 12 to 16 horsepower and only 80 kilos. Using Taylor's this engine, Wright brothers in 1903 made the first successful manned flight. And just 66 years later, humans did this. Tranquility Base here. The Eagle has landed.